अगर आप भारत देश के सच्चे नागरिक हैं और भारत देश से प्रेम करते हैं तो एक और प्रेम आपका जरूर होगा, वो होगा भारतीय सैनिक। भारतीय सेना, तीनों सेनाएं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं में जो भी हमारे भाई काम करते हैं या बहनें काम करती हैं, बहुत त्याग दे के, बहुत कुछ समर्पण करके अपनी सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारत के लिए, भारत देश के लिए, हम सभी भारतीयों की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपने जीवन में सारे कष्ट, परिश्रम जो भी वो करते हैं, कष्ट झेलते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, बहुत सी उनकी लाइफ में स्ट्रगल, हर्डल आते हैं। उन्हीं सब के बारे में हम आज के पॉडकास्ट में जानेंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे बीच में है भारतीय सेना में कार्यरत, इनका परिचय यही है कि ये हमारे प्यारे छोटे भाई हैं और इनका नाम है शुभम सेमवाल। नमस्कार सर। आर्मी के बहुत रूल, रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, बहुत सी चीज़ें हम इस पॉडकास्ट में रिवील नहीं करेंगे, पर हाँ ज़रूर एक आम नागरिक, एक घर के छोटे लाडले बेटे का जीवन, आर्मी की आज एक सिंसियर और एक सामाजिक व्यक्ति बनने तक की कहानी हम जानेंगे और उनसे उनके एक्सपीरियंस, उनके ट्रैक रहा है, इसके बारे में जानेंगे कि क्या, कैसे, कब हुआ। तो आज के पॉडकास्ट इसी विषय पर है, भारतीय सेना में एक भारतीय सैनिक के द्वारा जो कदम उठाए गए, जो परिश्रम किया गया और उनका क्या आज की यूथ के लिए अपना एक विचार होगा या शिक्षा होगी, वो हम आज जानेंगे। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी एडिट के, रियल टॉक विद सुभाष सेमवाल। तो स्वागत करते हैं हम अपने पॉडकास्ट में श्री शुभम सेमवाल जी का। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपके थ्रू शायद जनता को एक मैसेज मिले और एक्चुअल में लोग जो समझते हैं कि इंडियन आर्मी में आदमी को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा शायद मैं अपना एक्सपीरियंस वहाँ के बारे में आपसे थोड़ा शेयर कर सकूँगा और जो आम जनता है उस तक भी ये बात पहुँचे। जी बिल्कुल, हम यही जानना चाहेंगे शुभम सेमवाल जी से, बियॉन्ड द यूनिफॉर्म, की यूनिफॉर्म के बियॉन्ड भी एक आम नागरिक होता ही है आदमी। उस यूनिफॉर्म के पीछे तो एक किसी घर का बेटा, किसी घर का भाई, किसी का चाचा, वो एक आम इंसान तो होता ही है, तो उसके विचार ज़रूर जानेंगे। और दोस्तों, पहला सवाल मैं शुभम जी से यही पूछना चाहूँगा कि इनको क्या इंस्पिरेशन मिली या किस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन करी? सर सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि देशभक्ति सबसे बड़ी चीज़ है। जिस आदमी में देशभक्ति है तो वो इंडियन आर्मी में जॉब करने के लिए परफेक्ट है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ। और ये जो मोटिवेशन है ये आदमी में आ जाता है, जिसको अगर देश से लगा हुआ है, अपनी मातृभूमि से लगा हुआ है, तो उसके अंदर ज़बरदस्ती डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपके अंदर शुरू से आ जाएगा। मैं शुरू से ही पर्सनली बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा वो था फोकस कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं, वहाँ का डिसिप्लिन देखूं, वहाँ के हालात देखूं और उस चीज़ को समझूं। इसीलिए मैंने शुरू से, मेरे पास एनसीसी थी, क्योंकि एनसीसी पहला स्टेप होता है इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का। बिल्कुल। तो 8 स्टैंडर्ड से ही मेरे पास एनसीसी थी, तो उसमें हमेशा मैं सीनियर ही रहा, 8, 9, 10, 11, यहाँ तक कि कॉलेज तक में भी मैं अपने कॉलेज का सीनियर रैंक से ही निकला एनसीसी के थ्रू। बाद में जब टाइम आया तो भर्ती हुए, हम प्रैक्टिस करी, शरीर तोड़ा, तब जाके कहीं जाके एहसास हुआ कि हाँ इंडियन आर्मी में जाना इतना इजी तो नहीं। इंडियन आर्मी में गए, फिर वहाँ का देखा क्या सीन होता है। चलो वही अंदर की बातें तो नहीं बताएंगे सर। वही बिल्कुल सही है, जो आपको सही लगेगा वही आप बताइएगा, और जो चीज़ें हमें नहीं रखनी है वो हम हटा भी देंगे। वो जो भारत माता और भारतीय सेना के कोड ऑफ कंडक्ट होंगे उन चीज़ों को जरूर ध्यान रखा जाए। ये आपने बताया ठीक है, आपके अंदर देशभक्ति की भावना थी और आप भारतीय सेना में जो और सैनिक हैं उनसे भी इंस्पायर्ड थे, इसलिए आपने भारतीय सेना चुनी जी। तो अब भारतीय सेना में जब आप भर्ती हुए, उसके बाद आपने अपने माइंडसेट में क्या क्या चेंजेस देखे कि क्या क्या बदलाव आते हैं एक आम आदमी, एक आम लड़का घर का,
उसके बाद जो आपने भारत फोर्स में आप चले गए, तो माइंड सेट में क्या क्या चेंजेज आए उस ट्रेनिंग के दौरान, उसके बाद जब आप अपनी सेवा देने लगे, ऑन रोल हो गए? सर सबसे पहले तो एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं घर का सबसे छोटा लड़का, जिसको बोलते हैं कि सबसे प्यारा होता है जो, मैं घर का सबसे छोटा और लाडला लड़का। जब मैंने पहले तो लोग शॉक दे कि ये लड़का घर का इतना लाडला हो गया, कैसे इंडियन आर्मी में जाके वहाँ सर्वाइव करेगा। ये एक्चुअली था, बट ख्वाहिश थी जाने की। बट आर्मी ज्वाइन करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो मैंने सीखी है वो है सहन शक्ति। जी, सहन शक्ति। अगर आप कैसे भी हो, लोग कहते हैं कि सिविल का बिगड़ा हुआ फौज सुधार देती है, और ये बात सत्य है। फौज में जाने के बाद एक सहन शक्ति का मादा वो हमारे अंदर बिल्ड करवाते हैं, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, किसी भी तरह से हो। इसीलिए इंडियन आर्मी का सोल्जर ऐसा होता है कि आप उसको कहीं भी छोड़ दो, किसी भी कोने में छोड़ दो, ही कैन सर्वाइव। वो वही कर सकता है जिसके अंदर सहन शक्ति है। तो माइंड सेट में आपके सबसे पहला एक जो बदलाव आया आपके अंदर, वो सहन शक्ति, सहनशीलता, वो है सबसे सहन करने की क्षमता। जब आप ट्रेनिंग में थे, तो उस ट्रेनिंग के दौरान आपका जो टफेस्ट फेज क्या रहा पर्सनली? सर पर्सनली आपको बताऊं तो ट्रेनिंग तो एक्चुअली बहुत हार्ड है। अगर हम ट्रेनिंग को बोलें तो आपका पहला दिन से आपकी ऐसी चक्री मारनी शुरू करते हो कि आपके पास फालतू बैठ के सोचने का टाइम ही ना हो। वैसे तो पूरी ट्रेनिंग ही टफ है, बट जो 42 किलोमीटर का एंडोरेंस होता है विद वेट, 32 किलो का बिट्टू है हमारे पास, राइफल है ये वो, सो पोच पहन के और कंटिन्यू दौड़ना है। 42 किलोमीटर 42 किलोमीटर का होता है, वो शायद सबसे ज़्यादा टफेस्ट था। ऐसे और भी बहुत से टफ हो रहेंगे, पर सबसे टफेस्ट जो उन्होंने बताया 42 किलोमीटर की दौड़, और वो भी 32 प्लस किलो के वेट के साथ। और वो आपको पास करनी कंपलसरी है, अदरवाइज आप रिलीगेट होते हो। तो चाहे मर के करो, आप कैसे करो, यू हैव टू क्लियर। तो देखिए, जो भी आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, हम आम नागरिक, यही हम लोग को एक फौज की नौकरी में, एक फौजी को जब हम देखते हैं, तो हम उसके पीछे की उसकी मेहनत और उसके सेक्रीफाइस और उसके जो उसने त्याग करे हैं, उन चीज़ों को हम कई बार नहीं सोच पाते हैं। हम सोचते हैं कितना अच्छा लग रहा है, चलो आर्मी में बढ़िया है बंदा, आदमी को अच्छी सैलरी मिल रही है या उसके बाद उसको बेनिफिट मिल रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं। पर हम ये नहीं देखते हैं कि इस नौकरी को पाने के लिए, उस नौकरी को रहते हुए उस दौरान भी वो कितना कुछ झेलते हैं या कितनी टफ उनकी नौकरी है। तो ये जैसे बताया शुभम जी ने कि एक उन्होंने अपना खाली सबसे टफेस्ट वाली जो बताई कि वो दौड़ है। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस जर्नी में जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, उस दौरान आपको मोटिवेटेड रखने के लिए या मोटिवेट करने के लिए कौन था जो आपको मोटिवेटेड रखता था? और इस प्रिपरेशन डेज के दौरान आपने जब आर्मी ज्वाइन करी, कौन था मोटिवेशन फैक्टर आपका? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सर। एक बहुत पुरानी कहावत है, जब तक आपको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, कोई आपको रास्ता दिखाने वाला नहीं है, तो तब तक आप कोई भी गोल नहीं अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरी इंस्पिरेशन तो थी, बट उस इंस्पिरेशन में एक राह दिखाने वाले जो थे, वो हमारे बड़े भाई साहब सुभाष सेमवाल जी हैं, जिन्होंने शायद अगर वो ना होते तो शायद मैं उस ट्रैक पे चलता ही ना जहाँ मैं आज हूँ। मैं भी शायद कहीं और चला जाता, बट नहीं, जिस हिसाब से उन्होंने देखा कि हाँ ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड है इंडियन आर्मी में जाने के लिए, तो उन्होंने वो स्टेप मेरे को बताए कि किस हिसाब से करना चाहिए, क्या तुम्हें करना चाहिए, कितना फिजिकल है। तो स्टार्टिंग से भैया ऐसे थे कि हर बार जहाँ भी जाते थे मेरे को बोलते थे, इंस्पायर करते थे कि भाई तू कर, तैयारी कर, अपना मेहनत कर। फिजिकल से लेके भी, स्टार्टिंग में फिजिकल की तैयारी लोग कोचिस पे जाके करते हैं, हमारे भाई साहब ने करवाई। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी स्टार्टिंग से ही मेरी। एज अ सोल्जर की तो इंडियन आर्मी में जाए, और एज अ ऑफिसर तो जैसे भी जाना चाहता जा, बट काफ़ी हेल्प करी है। चलो, थैंक यू। ये तो हर आपका बड़प्पन है कि आप हमें कह रहे हैं, ठीक है, एक छोटे भाई के नाते, या आप हमारे छोटे भाई हैं, मैं बड़े भाई के नाते मैंने आपको आपकी जो पैशन था, जो आपका एक
गोल था उसको अचीव करने के लिए हमने बस आपको राह दिखाने की कोशिश करी, आपने वो चीज़ें फॉलो करी, आपने मानी, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत सी फैमिली में बहुत भाई होंगे, बहुत माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को मोटिवेट भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं, पर अगर वो बच्चे के अंदर लगन नहीं है और वो नहीं करना चाहता है, टाल बटाई करता है या स्किप करता है, बंक मारता है, चीज़ों को धोखा देता है, तो फिर कुछ अचीव नहीं कर पाता। तो जो भी आपने अचीव किया है वो अपनी मेहनत लगन से ही किया है। हाँ ज़रूर सपोर्ट और इंस्पिरेशन तो अगर फैमिली से बहुत होगा जरूरी है तभी आदमी कुछ कर पाता है, क्योंकि वो सही। सुकून, वो सपोर्ट, वो हेल्प तो चाहिए ही होती है, कभी पैसे की हो या कभी खाने पीने की हो या कभी जो भी आगे की नॉलेज है वो सब चीज़ें। तो उसके लिए धन्यवाद कि आप अपने बड़े भाई को उस चीज़ का क्रेडिट देते हैं। तो शुभम जी देखो, और बहुत सी चीज़ें हैं, सवाल बहुत होंगे आपकी जर्नी के बारे में, बट ये मैं यही पूछना चाहूँगा कि आर्मी का मतलब है डिसिप्लिन, सर जो मैं समझता हूँ या जो बहुत से मेरे जैसे समझते होंगे। इस एक आर्मी का जो डिसिप्लिन का जो एक माहौल है उसको आपने डेली लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट करा, क्या चेंजेस देखे, रिफ्लेक्ट कैसे हुआ वो आपकी लाइफ में? काफ़ी सारी चीज़ें हैं सर। स्टार्टिंग में जैसे इंडियन आर्मी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको सबसे पहले सहन शक्ति के साथ साथ डिसिप्लिन का पार्ट सबसे पहले पढ़ाते हैं वो लोग। डिसिप्लिन मतलब कि आपको हर एक चीज़ किस तरह से रखनी है, किस तरह से आपको ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, आपके हेयर कट होने चाहिए, किस हिसाब से आप अपना हाइजीन रखोगे, ये सारी चीज़ें फौज हमको बताती है। तब जाके हम एक आम नागरिक से एज अ सोल्जर कन्वर्ट होते हैं। इंडियन आर्मी में जाने का, अब आर्मी में ऐसे ऐसे लड़के आते हैं जो सही में बिगड़े हुए रहते हैं, बट वो वहां जा करके देखते हैं कि वो आप कपड़ों की तह भी मारते हैं प्रॉपर तरीके से। क्यों? फौज का डिसिप्लिन है। खराब रखोगे तो फिर सीनियर्स बहुत है हमारे ऊपर। डिसिप्लिन का तो बहुत अच्छा है कि डिसिप्लिन सिखाती है उससे सबसे पहले। मतलब अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफी सुधार आ जाता है। एग्जैक्टली, वो अच्छा ही है, बहुत सुधार आता है। वो आपको आएगा, आप अपने बाकी जूनियर को बताएंगे, अपने घर में छोटों मेरे को हिसाब से बताएंगे। सर जो इंडियन आर्मी में जो भी जॉब कर रहा है, मेरे हिसाब से सिविल आदमी तो इसी बात से इंस्पायर होता है कि हाँ एक्चुअली उनका डिसिप्लिन काफी अलग किस्म का होता है। हाँ, वो हर एक चीज आपके काम से पता चल जाएगा कि हाँ आप आर्मी में हो। बहुत अच्छी बात है। एक और चीज पूछना चाहूंगा शुभम जी आपसे कि आर्मी ने ऐसी कौन सी चीजें आपको सिखाई जो एक आम नागरिक को भी सीखनी चाहिए? सर इंडियन आर्मी में ने तो वैसे सब कुछ ही सिखाया है, बट सबसे बड़ी बात है कि अलग अलग टेरेन के हिसाब से आप किस हिसाब से अपने आप को रखते हो, और अपने आप को रखने के साथ साथ आपको देश सेवा भी करनी है। क्यों? अगर हम खुद फिट होंगे तभी तो हम देश की रक्षा कर पाएंगे। तो इंडियन आर्मी में सबसे पहले तो उन्होंने ये बात हमने खुद सीखी लाइफ के एक्सपीरियंस से, अलग अलग जगह पोस्टिंगों से, कि अगर आप बर्फ़ में हो तो बर्फ़ में ऐसा नहीं कि आपको कोई सुला के रखेगा। वहाँ बर्फ़ में भी आपको काम करना, अपना डेली रूटीन वर्क करना ही पड़ेगा। आप रेगिस्तान में वहाँ पे भी आपको सेम करना पड़ेगा। तो आदमी धीरे धीरे सीख जाता है जिस हिसाब से आदमी वहाँ पे टेंशन झेलता है या वहाँ का वर्कलोड पड़ता है। अगर आप सिंसियर हो तो ऑटोमेटिक आदमी सीखना शुरू कर देता है। अलग अलग माहौल में ढलना सिखाते हैं, उसमें जीवन जीना सिखाते हैं, और जीवन जीने के साथ साथ उसमें आपको सतर्क रह के लड़ाई करने के लिए भी तैयार रखते हैं। सर बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे शुभम जी ने बताया कि आर्मी ने जो उनको सिखाया वो हम जैसे आम नागरिकों को भी सीखना चाहिए कि गर्मी है, सर्दी है, ठंड है, बर्फ़ है, इसमें हम उस चीज़ से बहक न जाएं, परेशान न हो जाएं। अपनी लाइफ के गोल को अचीव करना, मोटिवेट बने रहना, कुछ करते रहना, और इन चीज़ों का प्रभाव हमारे माइंड सेट पे ना हो। और एक बड़ी चीज़ इन्होंने जो बताई कि फिजिकली फिट रहना, फिजिकली फिट रहना ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी फिट होगा तो ही कुछ कर पाएगा। और एक चीज़ बताओ शुभम जी कि आर्मी में जो फिटनेस है, मेंटल स्ट्रेंथ है और डिसिप्लिन के साथ पंक्चुअलिटी है, वो कितनी मायने रखती है? अगर कोई इन चीज़ों में परफेक्ट नहीं है तो फिर क्या होता है? सर अगर वो इन सब चीज़ों में फिट नहीं है तो मेरे हिसाब से तो वो इंडियन आर्मी के लिए भी फिट नहीं है। तो भर्ती नहीं हो पाएगा, वो कभी भर्ती नहीं हो पाएगा। अगर पंचुअलिटी का सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल ये है आपके सामने कि अगर आपको सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करनी है तो उसमें आप ठंड नहीं देखोगे, गर्मी नहीं देखोगे। आपके अंदर जुनून है तो आप जाओगे, उठोगे। ये चीज़ सेना में भी है। अगर आपके लिए टाइम फिक्स है कि आपने इतने बजे उठना है तो उठना है। अगर आप पहले से ही वो मतलब लेजी किस्म के रहोगे तो आप इंडियन आर्मी में कभी जा ही नहीं सकते। क्यों? लेजी की वहाँ कोई जगह ही नहीं है।
पंक्चुअलिटी रखनी पड़ेगी। पंक्चुअलिटी सबसे, पंक्चुअलिटी नहीं, टाइम टू टाइम वाली चीज है, अप टू डेट। अब घर की तरह नहीं हो सकता ना कि हम 10 बजे उठ रहे हैं तो हमें 10 बजे कोई नाश्ता देगा, नहीं। आपको पता है आप सुबह उठोगे, उसके बाद 8 बजे ब्रेकफास्ट टाइम है तो 8 बजे ब्रेकफास्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। फिर आप वो आपकी गलती। हाँ, अगर आप कहीं ड्यूटी में हैं तो आपको आपके लिए ब्रेकफास्ट रखा जाएगा। अगर आप वहाँ नहीं है और अपना सो रखे हैं, आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ कोई माँ की तरह लाके नहीं देगा आपको कि ले बेटा आप खा। तो आदमी अपना आप सीखता है वहाँ पे पंक्चुअलिटी, किस हिसाब से हमें अपना जॉब करना है, किस हिसाब से रहना है, हमें हर एक काम दिए हुए, कोई भी टास्क हमें जो मिलता है वो दिए हुए टाइम पे पूरा करना है ना। अगर कोई भी इंसान या कोई भी सोल्जर जो है, अगर वो कोई टास्क अगर टाइम पे नहीं कर पा रहा है तो ऐसे तो लड़ाई के मैदान में भी लेट हो जाएगा, देन फिर क्या फायदा है उसका फिर सोल्जर बनने का। बिल्कुल सही बात है। और दूसरा फिटनेस। फिटनेस तो नंबर 1 है सर। फिटनेस अगर आप किसी भी आप फोर्सेस में चले जाइए, सबसे पहला जो उनका एम रहता है फिजिकली फिटनेस। अगर आप फिजिकली फिट नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं लड़ाई के मैदान में। आप क्या कर लेंगे अगर आप फिजिकली तौर से ठीक नहीं है? आप रनिंग करने में अक्षम है या आप फायरिंग में नहीं है तो कोई फायदा नहीं है उसका, खाली ड्रेस पहनने का तो कोई फायदा नहीं। तो ओबीसी बात है, इसलिए इंडियन आर्मी में फिजिकल पे हमेशा जोर दिया जाता है, जिसके लिए बीपीटी, पीपीटी या एंडोरेंस वगैरह नॉर्मली भी चलते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग में होता है, ये ट्रेनिंग के बाद भी हर एक आर्मी में तो शायद ये है जी कि आप फिजिकली फिटनेस से भाग नहीं सकते। और मेंटल स्ट्रेंथ कितनी मायने रखती है? मेंटल स्ट्रेंथ जैसे कि अगर मेंटली आप स्ट्रांग हो तभी तो आप किसी को फायर कर सकते हो या किसी के प्रेशर में भी काम कर सकते हो, तो वो कितना मायने रखता है? सर अब इस चीज का तो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही बात बोली आपने। मेंटल आदमी फिट हो सही और डिसिप्लिन पे भी हो, पंक्चुअल भी हो, पर अगर मेंटली उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो भी एक वीकनेस पॉइंट रहता है। सर वो तो है, अगर आप मेंटली तौर से ठीक नहीं है तो फिजिकली भी क्या करोगे आप? मेंटली मतलब ये नहीं कि आदमी पागल है। देखो मेंटली स्ट्रांग का मतलब वही हुआ, मेंटली डरपोक वाली चीज कि डरपोक हो कि नहीं हो, कोई भी कंडीशन आ जाए, कुछ भी हो जाए तो आप बहकने नहीं चाहिए वहां पर। इस हिसाब से इंडियन आर्मी में शुरू से ही ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि आप लोग मेंटली तौर से भी कितना भी परेशान हो, बट आपके अंदर वो क्वालिटी होगी कि आप उस कंडीशन को या फिर कुछ भी उस घटना से निकल सकते हो। किसी भी परिस्थिति में आप सरवाइव कर सकते हैं और निकल सकते हैं अगर आप मेंटली तौर से अच्छे हैं। फिर भी कुछ ऐसा क्यों होता है कि अब आप पूछेंगे तो आउट ऑफ द टॉपिक मैं पूछूंगा, फिर भी ऐसा सुनने में आ जाता है कि कभी किसी सैनिक ने सुसाइड कर लिया, अगर वो सब कुछ इतने मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं? मोस्टली रीजन सर ये आर्मी का नहीं होता, मोस्टली रीजन होता है जब आदमी अपने घर परिवार से या किसी और कारणवश परेशान है तो वो सारे इतना वर्कलोड नहीं ले पाता है। कई अलग अलग माइंड सेट से, हर 5 उंगलियां हैं तो पांचों एक जैसी नहीं हो सकती ना। मानते हैं इंडियन आर्मी में सब इक्वल है, बट आप किसी का फिजिकल का कर सकते हो पर किसी के मेंटल का तो नहीं कर सकता ना। उसके लिए हमारे पास कोई मशीन ही नहीं है। अगर फिजिकली तौर से खराब है तो हम उसको देख सकते हैं, पर अगर मेंटली तौर से अगर वो परेशान है तो उसके लिए तो हमें उससे बात करनी पड़ेगी। हम जैसे हम लोग भी हैं, अगर हम कुछ परेशान है तो हम अपनी बात शेयर करते हैं वहाँ पे अपने सीनियर से या जूनियर से, ताकि उनसे कुछ सॉल्यूशन मिले। तो इस मामले में यह है कि घर वालों का सबसे बड़ा अच्छा योगदान रहता है इसमें। अगर फैमिली का सपोर्ट है तो सबसे बेस्ट तो वो खूब आगे प्रमोशन या सक्सेस पाते हैं, क्योंकि वो बेसिक बात है, हम बाहर वालों से लड़ सकते हैं ना। अगर हम घर से ही, हमारे घर में ही कलेश होगा तो शायद हम कभी वहां पे माइंड अपना कर ही नहीं पाएंगे कॉन्सेंट्रेट, हमारा दिमाग हमेशा ऐसे ही रहेगा। ये पूछना चाहूंगा कि जैसे सर्विस के दौरान कभी मेंटल प्रेशर हो जाता है या कोई भी प्रेशर सिचुएशन होती है तो यह स्ट्रेस होता है, उसको आप कैसे पर्सनली आप कैसे उसको हैंडल करते हो? सर पर्सनली हमारा तो वही रहता है, प्रेशर जो भी आए उसको थोड़ी देर तक रखना है, जैसे ही वो हैंडल हो गया उसके बाद हम फिर नॉर्मल हो जाते हैं, आपस में बातचीत करके या थोड़ा हंसी मजाक करके। अब इतनी दूर पे हम कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे ना नेटवर्क है ना आप किसी से बात कर सकते हो, बड़ा फोन ऑलरेडी सबको आप सब जानते हैं कि बड़ा फोन ऑलरेडी बैन है इंडियन आर्मी में, तो वहां पे सिर्फ आपके पास साधन बचता है कि आपस में बात करें, कम्युनिकेशन करें। अगर हम आपस में थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा टीम वर्क हमारा सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात आधे से ज्यादा स्ट्रेस वैसे ही खत्म हो जाता है। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप 2 मिनट भी हंस गए स्ट्रेस के बाद भी तो सारा स्ट्रेस खत्म, आप फिर से एक रिचार्ज हो जाते हैं। आपके हिसाब से जो टीम वर्क है सर, एक टीम है, वो क्या रोल प्ले करती है? सर टीम रोल के बिना तो आर्मी में कुछ भी नहीं कर सकते। आप अकेले आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर लड़ाई भी लगेगी सर तो लड़ाई के दौरान भी अकेला तो मैं नहीं लड़ सकता। इसी वजह से वहां पे क्या एक कोऑपरेट करने की
भावना पहले से ही रहती है हर एक के दिल में कि अगर हाँ इसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम कोऑपरेट करें, हमें कुछ होगी तो ये लोग कोऑपरेट करेंगे। और हर एक जगह यही है, समाज में जाइए, आप कहीं भी जाइए, अगर आप में एक कोऑपरेशन की भावना है, अगर आप दूसरे को कोऑपरेट करते हैं तो वो कितना भी मुश्किल काम हो, कितना भी बड़ा टास्क आ जाए, कोई भी चाहे वॉर की कंडीशन हो, अगर आप में कोऑपरेशन है तो आप उस चीज पे फतेह हासिल कर सकते हैं। ये बात मेरा पर्सनली मानना है। तो आप पर्सनली कैसे मोटिवेटेड रहते हैं जब भी चैलेंजिंग टाइम्स आते हैं आपके बीच में, आपके सामने? सर पर्सनली तो परमानेंट ही हम मोटिवेट है सर। कुछ आप मतलब ऐसे कहें कि आप, कुछ होते हैं कि पर्सनली मोटिवेट रहने के लिए कोई होता है कि कोई दोस्तों से बात करता है, कोई होता है कि वो भगवान से लगा हुआ है तो वो मेडिटेशन, पूजा, ऐसी चीजें हाँ, करता है। मोटिवेटेड रहने के लिए कुछ ना कुछ सर तो इसके लिए तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ पूजा। अगर आप साफ दिल के हैं और आपको कुछ भी परेशानी है तो आग मत करके आप ऊपर वाले को स्मरण कीजिए, वो आपके समस्याओं का समाधान आपको पक्का देगा। और इंडियन आर्मी में ये चीज सबसे अच्छी है कि हमारे यहाँ सर्वधर्म की पूजा होती है। हमारे यहाँ कोई हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। इवन हमारी गाड़ियां भी अगर कहीं से जाती हैं तो सबसे पहले क्या है, उसी भगवान के आगे मत्था टेक के ही हम सारे काम करते हैं, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। और सेल्फ अगर आप बोलते हो मोटिवेशन के लिए, तो हाँ मैं 10 मिनट बैठता हूँ, आराम से ध्यान करता हूँ, फिर से अपने आप को रिलैक्स करता हूँ, फिर नए स्टेप के लिए फिर तैयार है हम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा जान के। और कुछ सवाल और भी हैं, बहुत सारे हैं मैंने लिखे हुए, बस सब पूछना तो समय नहीं होगा, बहुत लंबा हो जाएगा पॉडकास्ट। एक एडवाइस आप जो देना चाहोगे नॉर्मल जो भी यूथ है आज की, जो कहीं ना कहीं फेलियर फेस करती है, वो तो कर रहे हैं फेलियर, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? सर देखिए, हर एक जगह हार और जीत तो हर एक जगह है। आप किसी भी कंपटीशन में उतरिए तो या तो आपको हार मिलेगी या तो जीत मिलेगी। और हार तब मिलेगी अगर आपके पास पूरे साधन नहीं है या आप पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। इंडियन आर्मी में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उस टाइम पे हर एक चीज ये दिख जाती है कि ये बंदा एक्चुअल में कैपेबल है कि नहीं है, चाहे फिजिकली साइड से हो चाहे मेंटली साइड से हो। इसीलिए उसको इतना मजबूत बना देती है इंडियन आर्मी कि बाद में वो पीछे हटने कोई लॉजिक ही नहीं बनता उसके दिमाग में। और जो फेलियर्स हैं उनके लिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, देखिए आर्मी का टाइम गया है ना, इसके बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सीडीएस ज्वाइन कीजिए, उसके बाद अगर आप और अच्छे हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालिए जिनके लिए आपके पास उम्र है। अगर मैंने यही चीज मैं पहले बोला था ना, अगर आप मोटिवेटेड स्टार्टिंग से ही हैं तो आप कुछ ना कुछ तो अचीव कर आप लोगे। पक्का करेंगे। ये तो फिर मन की बात है ना, मैंने 2 ट्राई करे, 3 ट्राई करे, मैं नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म नहीं। जिन्होंने करना है वो 10 अटेम्प्ट के बाद भी आए हैं। नहीं भी होता है तो और भी तो बहुत सारे हैं, आर्मी के अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ आप अपना हमारे करियर पास बना जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जैसे सीआईएसएफ है, एसएसबी है, ठीक है, ये सब हैं, आईटीबीपी है, आप इनमें ज्वाइन कर सकते हैं। इनमें थोड़ी आपकी एज की रिलैक्सेशन रहती है, बस आप फिजिकली तौर से फिट होने चाहिए बस। बाकी फेल का कोई खांचा नहीं है। बाकी मैं तो जो फेलियर्स है उनको भी यही बोलना चाहता हूँ, आप सिर्फ अपना कर्म कीजिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सक्सेस तो कंफर्म मिलेगी अगर आप आज मेहनत करेंगे। अगर आप ये मन सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं, तो नहीं का तो कोई खांचा है नहीं। इसलिए हमेशा मोटिवेट रहिए, आगे बढ़िए। जो आपका एम है बस उसे सोच के आप सिर्फ मेहनत करो, सिर्फ मेहनत। फल देने वाला ऊपर वाला है और वो देगा। बहुत अच्छी बात कही है शुभम जी ने। तो एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि एक फैमिली का सपोर्ट एक सोल्जर की लाइफ में कितना मायने रखता है? सर अगर आपको पर्सनली बताऊं तो मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं अपनी फैमिली को मतलब कभी वो नहीं देता, प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। फैमिली भी प्रायोरिटी है, बट अब सबसे पहले हमारी फर्स्ट ऑफ प्रायोरिटी क्या बन जाती है, आर्मी ज्वाइन करने के बाद हमारा देश। फिर अब उस माँ की सेवा करो चाहे हमारी अपनी माँ की सेवा करो, बात तो ही की। तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत मायने रखता है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ पे। यही बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपकी फैमिली कोऑपरेटिव नहीं है या किसी कारणवश आपके घर में कलेश है तो आप वहाँ पे कभी भी जॉब नहीं कर पाएंगे। आप इस तरफ जाना चाहेंगे पर जाओगे उस तरफ। तो फैमिली का तो बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए बोलते हैं ना कि फैमिलीज क्या होती हैं, इंडियन आर्मी में जो भी सोल्जर्स हैं उनकी फैमिलीज को मैं सही में बोलता हूँ कि उन्हें बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है। क्यों?
हम लोग जैसे वहाँ रहते हैं तो बाहर त्योहार क्या चीज नहीं होती है, हमारे रीति रिवाज कस्टम्स के सैनिक के साथ उसकी फैमिली को भी बहुत चीजें बहुत- सेक्रीफाइस करने पड़ता है। बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है सर। पर फैमिली का सपोर्ट हो तो आदमी अपनी तो नौकरी पे वो ध्यान दे सकता अगर है। फैमिली का सपोर्ट है और आप तो अगर success ले सकते एक्चुअल हैं। में वहाँ हो तो वो तो सोने पे सुहागा है। आप आराम से जॉब कर सकते हैं, लंबी सर्विस कीजिए, देश सेवा कीजिए जब तक है। एक आम नागरिक जो सिविलियन है वो एक आर्मी वाले ये जो भी सर्विस में होते हैं इंडियन आर्म फोर्सेस में, उनके कौन से ऐसे सेक्रीफाइसेस हैं जो हम लोग आम सिविलियन नहीं समझ पाते? सर सबसे पहली बात तो लॉन्ग डिस्टेंस, फैमिली से दूर रहना तब पता चलता है जब हम एक्चुअल में दूर रहते हैं। अब जो नॉर्मल जो सिविलियंस है मैक्सिमम क्या है, घर के पास रहते हैं, जिस वजह से आपस में वीकेंड में हाँ या वीकेंड्स में आ ही जाते या 2 हैं। हफ्ते में अभी या महीने में आ ही जाते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो तो आप एक साथ मना सकते हैं, क्योंकि आजकल इतने सारे ट्रांसपोर्ट के साधन है कि आप कहीं से भी आ सकते हैं। बट इंडियन आर्मी में वो चीज है कि आप कहीं ऐसी जगह होंगे जहाँ पे आपके पास ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल नहीं होंगे, फिर उस टाइम पे आप क्या करेंगे? बहुत time से में ऐसे सिर्फ- सेक्रीफाइसेस हैं। बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। अभी जैसे आप सेक्रीफाइस की बात कर रहे हैं तो मैं खुद की बात बताता हूँ। मेरे जब भाई साहब की शादी हुई तो उस टाइम पे मेरे को छुट्टी नहीं मिली जबकि हमने इतने अरमान से जा रहे थे, बट क्या करें, जॉब है, देशभक्ति नहीं है, नहीं मिली छुट्टी, नहीं आई। और उससे बुरा फेज ये था कि जब हमारे फादर साहब की डेथ हुई तो उस टाइम भी हम जॉब पे थे, तब भी नहीं पहुंच पाए, तब भी लेट पहुंचे। अब उस चीज के लिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्यों, वो हमारी जॉब है। और अगर आप मातृभूमि के लिए जॉब कर रहे हैं तो सब समझते हैं कि आप जानबूझ के तो कभी नहीं करेंगे ऐसा। बहुत अच्छा बोला है। इससे बड़ा सेक्रीफाइस एक सैनिक क्या कर सकता है कि वो अपने घर में किसी की मौत पे या किसी खुशी का माहौल जिसके लिए वो कब से बरसों से सोचता हो उसमें ना आ पाए, सिर्फ और सिर्फ भारत माता की सेवा की वजह से या अपनी आर्मी की जॉब की रूल रेगुलेशन की वजह से, उन्हें छुट्टी ना मिलने की वजह से। क्योंकि हम आम नागरिक तो कहीं ना कहीं हमेशा ऐसे इवेंट में पहुंच ही जाते हैं जहां हमें थोड़ा सा जोर लगा के भी या थोड़ी कोशिश करेंगे तो हम ऐसे पहुंच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने। शुभम जी एक चीज़ बताइए, क्या कई लोग ये सोचते हैं कि मतलब जो यंग लोग हैं या जो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या जो घरों में जिनको नॉलेज नहीं है, क्या आर्मी का मतलब सिर्फ लड़ाई है या नेशन बिल्डिंग का भी एक काम है? नहीं सर, आर्मी का मतलब सिर्फ ये वॉर नहीं कह सकते हम, ये नेशनल बिल्डिंग भी है। अगर आप एक हिसाब से कहना चाहूँगा कि कोई भी देश है, सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ किससे नापी जाती है, आपकी स्पेशल फोर्सेस कैसी है। इसीलिए आज की डेट में हमारा देश क्या है, फोर्सेस में काफ़ी नंबर 2 पे है, नंबर 2 या 3 पे है। नंबर 2 3 पे है। इसके अलावा शायद जितने देश की सेनाएं हैं वो सब हमसे क्या है, नीचे है ना, उनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो। मैं तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं इंडियन आर्मी में हूँ तो मैं तो बोलता हूँ इंडियन आर्मी का ही सबसे अच्छा फिजिकल है और सब कुछ है। और सेकेंडली सर, वॉर के लिए ऐसा नहीं कि हम सिर्फ वॉर के लिए हैं, नहीं, वॉर के लिए भी हैं बट हमेशा नहीं रहता है। जैसे बॉर्डर है, नेशन बिल्डिंग के लिए भी है। नेशनल बिल्डिंग के लिए, जैसे जितनी भी हमारी बाउंड्रीज है जो पाकिस्तान से अटैच हैं या चाइना से अटैच हैं, तो इनको सिक्योर करने की जवाबदारी भी तो हम लोगों की है। अगर बाहर से हम सिक्योर हैं, लाइक ओजोन परत है, जैसे जब उसने बाहर से सिक्योर कर रखा तभी तो पराबैंगनी किरणें अंदर नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से हम सब लोग सेफ हैं। सेम एसिडीज वही है कि जितने भी सोल्जर्स हैं जो अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं, जो बॉर्डरों पे तैनात हैं, जो मतलब घर परिवार से दूर हैं, विदाउट नेटवर्क जोन में बैठे हैं, तो वो सब सेक्रीफाइस करके वहां बैठ के अपने देश को सिक्योर कर रहे हैं, अपने दुश्मनों से हमको बचा रहे हैं। बिल्कुल वॉर तो जब होगा सर तब तो लड़ाई तो होगी, उस टाइम तो कोई पीछे हटने वाला भी नहीं है। और इवन हमारे साथ के तो वो लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं कि जो आर्मी को आर्मी से मतलब पेंशन आउट होने के बाद भी आज भी उनमें वो जोश, जुनून, जिगर और जज्बा है, जो बोलते हैं कि आप एक बार वॉर का नाम आए तो हम सबसे पहले तैयार होंगे। हाँ ऐसे बहुत से हैं। सत्य है ये, जो बुजुर्ग भी हो गए हैं, मानते हैं वो बुजुर्ग हो गए, वो उनके अंदर वो जज्बा आज भी है। अंदर जो आग बोलते ना फौजी वाली, फौज का जोश, जुनून, जिगर और जज्बा जिस आदमी के अंदर है वो इंडियन आर्मी में जॉब कर सकता है। और जिसमें नहीं है वो घर है, वो फिर अपने आप को एज अ फेलियर में काउंट करते हैं कि हाँ हम तो फेल हो गए। ऐसा ये मत सोचिए,
बहुत अच्छा बताया आपने। तो ये पूछना चाहूँगा शुभम सेमवाल जी आपसे कि ये एक मतलब जो यंग बंदा है, जो जो यंग पर्सन है, जो आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या स्पेशल क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए, किस चीज़ को लेके उन्हें रेडी रहना चाहिए? सर जो भी इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, मेरा तो सबसे पहला एडवाइस सबको ये रहता है कि आप सबसे पहले अपना फिजिकल पे ध्यान दो। सबसे पहला ये, अगर आप फिजिकल पे ध्यान दोगे उस तभी, जैसे बोलते हैं ना, आप जितना फिजिकल पे ध्यान देंगे उतनी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर आप खाली फिजिकल देख रहे हैं तो आप मेंटली तौर से परेशान हैं तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो पहले फिजिकल पे ध्यान दीजिए। जैसे आप फिजिकल पे ध्यान देना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने लग जाएगी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है, एक एक नया मतलब लड़का जब तैयारी करना शुरू करता है तो उस दौरान वो जब ग्राउंड में जाता है तो पहले वो एक चक्कर मारता है, वो थक जाता है, फिर धीरे धीरे उसका माइंड बोलता है कि नहीं, एक नहीं तो एक और मार। फिर वो धीरे धीरे स्टेप बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है वैसे वैसे आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। धीरे धीरे करके जैसे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और क्या चाहिए फिर? आप फिजिकली ठीक हो, मेंटली ठीक हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है कि आप बैठ के आराम से किसी भी चीज को पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए फिजिकल, वो बोलते हैं ना कि अगर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। बहुत अच्छा, मतलब सेक्रीफाइसेस के लिए भी सबको तैयार रहना पड़ेगा। सेक्रीफाइस तो सर, अगर आप सेक्रीफाइस की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सेक्रीफाइस के लिए तो आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी, बुरी हैबिट्स छोड़नी पड़ेंगी। क्यों? अब जो एक छोटी सी बात बताता हूँ, नॉर्मली अगर किसी को स्मोकिंग की है तो मैं तो बोलता हूँ उसको पहले छोड़ देनी चाहिए। अगर वो आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, सब बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो ये इन सब के साथ आप नहीं कर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। और हर एक जगह शायद वहां पे अवेलेबल भी ना हो आपके पास। आर्मी में पोस्टिंग कब कहाँ कैसे किसकी है किसी को पता रहता है नहीं। जैसे आज की यूथ तो नशे में बहुत जा रही है, ड्रग्स में बहुत जा रही है, तो वो लोग वहां पे जब ना मिले तो वो तो पागलपन पैदा हो जाएगा। वो पहली बात तो वहां पहले तो वो फिजिकली उतना नहीं कर फिजिकली पहले हट जाएंगे। क्यों? मेंटली तौर से पागल हो गए। जो मेंटली तौर से ठीक नहीं है, जो पहले से ही नशे का आदी हो चुका है, वो क्या करेगा? क्या आप खुद ही सोचिए। जो अगर सेहत पहले ही खराब है तो उसको हम खाएंगे? हम कभी भी नहीं खाएंगे। इसीलिए इंडियन आर्मी में पहले क्या फिजिकल है। सबको पता है ये बात की अगर आपको फिजिकल सही है तभी आप आगे का स्टेप में चढ़ सकते हैं। मेडिकल है, आप मेडिकली तौर से ठीक होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, डॉक्टर पे जाइए, चेकअप करवाइए। पर और तीसरी बात, कभी किसी घूसखोरी के चक्कर में मत पड़िए। ज्यादातर लड़के क्या करते हैं जो आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, वो दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं। वो बोलता है कि नहीं आपको भर्ती करवा दो। ऐसा कुछ नहीं होता। ये बात सब बोलते हैं और हमें सत्य है ये। क्योंकि आपका एग्जाम कहीं हो रहा है, चेक कहीं हो रहा है, फिजिकल कहीं हो रहा है, मेडिकल कहीं हो रहा है, तो आप कैसे कोई बीच में आके आपको बोलता है कि आप 2 लाख रुपए दो? ऐसा होता तो पूरा देश ही इंडियन आर्मी में होता। सही बात है। बहुत अच्छा बताया सोहम सेमवाल जी ने कि जो भी यूथ इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती है सबसे पहले फिजिकल पे ध्यान दें, बाकी सब चीजें अपने आप ही तब ठीक हो जाएंगी। और एक सर ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आपका शौक है तो प्लीज नशे की आदतों से आप प्लीज दूर रहिए। रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छा बोला साहब ने। और चीज पूछना चाहूंगा, और मेरा ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा, बहुत लंबा हो गया पॉडकास्ट। सर ये पूछना चाहूंगा कि एक कॉमन मिथ होता है एक आम सिविलियन के माइंड में आर्मी के लिए, वो क्या मिथ सोचते हो आप? हाँ, आप आर्मी में रह के भी आप लोग सोचते होंगे कि यार लोग ऐसे बोलते हैं आर्मी के लिए, ऐसे क्या है? सर देखिए, मिथ मैं भी जानता हूँ। आधे से ज्यादा नहीं बोल सकते। जो लोग बुद्धू हैं या बेवकूफ किस्म के हैं, उनके दिमाग में मिथ पता क्या रहती है कि आर्मी वालों को ऐसी सारी फैसिलिटी मिल रही है और ऐसी तनख्वाह ले रहे हैं और सिर्फ बैठने की। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हमारी फैसिलिटीज को देख के हर कोई बोलता हो कि यार क्या मजा आ रहे हैं। अब एक चीज देखिए ना, मजे के अगर कोई आदमी 1 महीने की छुट्टी आ रहा है तो उसमें तो वो अपने हिसाब से रहेगा, घर पे अपने परिवार में सबके साथ। और जिन लोगों को अपने देश से प्यार है वो लोग जानते हैं कि जो आर्मी में सर्विस कर रहे हैं वो बेचारे क्या क्या उनको झेलना पड़ रहा है। और तो आधे से ज्यादा लोग तो वो है, मतलब मेरे हिसाब से 40% लोग तो वो हैं जिनके घर से कम आर्मी वाले हैं। 40 से 50% लोग वो हैं। ठीक है, और कुछ एक लोग वो हैं जो एक्चुअली मोटिवेटेड हैं देश के लिए। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके फैमिली से कोई आर्मी में नहीं है ना, देखो ज्यादातर वही लोग उटपटांग बातें बोलते हैं आर्मी के विषय में। कई लोग मैंने गाली देते हुए भी सुने हैं आर्मी के लिए। सर तो उस समय जो जैसे हम आर्मी, हमारे जिस फैमिली से भी कोई आर्मी में सर्व करता है, जिसका बच्चा, भाई, बेटा, वो जरूर जानते हैं या उनको बहुत बुरा लगता है कि आर्मी के लिए ऐसा बोला जा रहा है
या आर्मी भारतीय सेना के लिए किसी सैनिक के लिए ऐसा बोला जा रहा है, तो ये मिथ तो चलते रहेंगे। मैं तो वैसे पूछ रहा था कि क्या आर्मी वाले भी अवेयर रहते हैं? एग्जैक्टली सर, कैसे नहीं रहेंगे अवेयर? अगर हम पूरे देश के लिए वैसे अवेयर हो रखे हैं तो अपने घर परिवार फैमिलीज और लोगों की बात तो हमें बहुत अच्छे से पता होंगी। बाकी सर ऐसा नहीं है, आप जो ज्वाइन करता है उसके बाद ही पता चलता है कि अंदर क्या है। तब पता चलता है आपको, एक्चुअल में रियलाइजेशन तब होती है जब किसी के घर से जब लड़का जाता है आर्मी ज्वाइन करने, तब पता चलता है उनको रियलिटी क्या है, कि कितना बेचारा सफ़र कर रहा है, कितना उसको झेलना पड़ रहा है, कितनी टेंशनें लेके चल रहा है वो। और अगर आप एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपके कंधों पे देश का भार है तो आप समझ सकते हैं अगर जिस भी फैमिलीज का अगर कोई जवान है या कोई अगर वो इंडियन आर्मी में है, तो अगर जो देश का भार उठा रहा हो तो आपको थोड़ा सा तो होता है कि यार जो बंदा इतना रह रहा है, इतना कर रहा है, तो उसके लिए हमारे एक दिल में तो एक सिंपैथी पॉइंट अपने आप आता है कि यार हाँ ये कुछ कर रहा है या इसके पास इतनी टेंशन भी होगी। बिल्कुल सही कहा है हमारे भारतीय आर्मी के सैनिक हमारे शुभम सेमवाल जी ने। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि एक मैसेज जो आप पेरेंट्स को देना चाहेंगे जो चाहते हैं कि उनका बच्चा इंडियन आर्म फोर्सेस में जाए, चाहे वो किसी भी सेना में जाए, वायुसेना, नौसेना या थल। सर देखिए, मैं तो उन फैमिलीज के लिए यही बोलना चाहता हूँ, पेरेंट्स की बात यही बोलना चाहता हूँ कि अच्छी बात है अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा लड़का हमारी लड़की इंडियन आर्म फोर्स में ज्वाइन करे, तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद चाहता हूँ कि अगर मेरे जब कोई मतलब बच्चे होते हैं तो मैं खुद चाहता हूँ कि वो भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करे। क्यों? आपको एक अच्छी लाइफ मिलती है, एक अच्छा प्लेसमेंट मिलता है, ठीक है, आपकी एक रिस्पेक्टफुली जॉब है। सबसे बड़ी बात है रिस्पेक्ट है। इसके अलावा तो फिर आप जानते हैं सब चीज के बारे में कि आप सिविलियंस हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। सबसे बड़ी बात है, हाँ ये बात है कि अगर आज कोई एक ओहदा या कोई एक जॉब है जिसका लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, वो आर्मी ही है। वरना लोग जैसे पुलिस में जाने से डरते हैं, वकील पे जाने से डरते हैं। नहीं, एक होता है, देखो रिस्पेक्ट वाली बात है। आर्मी और आर्म फोर्सेस को, जैसे मैं भी अपने बच्चों को लेकर कभी स्कूल जा रहा होता हूँ तो वो आर्मी का ट्रक देखते हैं तो सीधे ट्रक को देख के सैल्यूट मारते हैं। कोई आर्मी का कोई भी कैंपेन जा रहा है तो वो सैल्यूट करते हैं। कई बार वो रिफ्लेक्शन में वो लोग को इतना अच्छा लगता है कि वो भी पलट के सैल्यूट करते हैं। हम ही वाले हैं सर। एक बच्चा है या बूढ़ा है, जवान है, सबके मन में आर्मी के लिए रिस्पेक्ट है ही, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आर्मी के लिए रिस्पेक्ट है, इसीलिए ऐसे ओहदे में या ऐसी जॉब में जरूर जब बच्चों को भेजना चाहिए सर। और दूसरा, वहाँ आपको पता है कि डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है सर। एक जीवन जीने की जो कला सिखाई जाती है वहाँ पे, कैसे कुछ सिखाई जाती है, कुछ आदमी वहाँ के सर्कमस्टांस से ऑटोमेटिक सीख लेता है खुद से सीख लेता है। तो ये मैंने पर्सनली ये देखे कि जितने भी हमारे जैसे फैमिली में बैकग्राउंड में हम लोगों ने देखे हैं, आर्मी से रिटायर्ड जो भी हैं, उनकी जीवन शैली और एक आम सिविलियन की जीवन शैली में जमीन आसमान का बहुत फर्क रहता है सर। एक आर्मी से रिटायर्ड आदमी जो अपना बुढ़ापा कैसे गुजार रहा है और एक नॉर्मल सिविलियन अपना बुढ़ापा कैसे गुजार रहा है, दोनों बिल्कुल दो सिक्के के पहलू हैं। आप कभी भी देख लेना, एक आर्मी में मतलब जो कार्यरत होगा वो घर आएगा भी तो कभी उसको वो नहीं करेगा कि सोया है तो सोई रखा, नहीं। जो एक्चुअल आर्मी पर्सन होगा वो कभी बैठने का नाम ही नहीं लेगा। और आप खुद बोलोगे इसको बैठ, वो तब भी नहीं बैठेगा। क्यों? आदत पड़ गई है खाली रहना। उसको 1-2 दिन रेस्ट करेगा वो ठीक है, तीसरे दिन बाद उसको ऑटोमेटिक से एक वो होने लग जाता है, क्या करूं। तो अब वो हमारे खून में शामिल हो जाता है, जिससे वो फिजिकली फिट भी रहते हैं और लंबी लाइफ भी आराम से जीते हैं, फैमिली पे बर्डन नहीं बनते। सबसे बड़ी बात, ऑब्वियस सी बात है सर, आप जितना काम करेंगे उतना आपके अंदर सारी बीमारियां कटती रहेंगी। आप खुद जानते हैं कि अगर आप खाली बैठे हुए तो बैठा हुआ आदमी तो वैसी बीमारी का घर। बहुत अच्छा बोला। तो आज के पॉडकास्ट को ज़्यादा लंबा न करते हुए अब हम समाप्त करते हैं। किसी और दिन किसी नए टॉपिक पे फिर से आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे छोटे भाई, भारतीय सेना में कार्यरत हमारे भाई शुभम सेमवाल जी का। बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्होंने बताए, बहुत सी चीज़ें सीखने को मुझे भी मिली और आशा करता हूँ आप लोगों को भी ज़रूर कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। जो यंग कोई देख रहा है या कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, इन चीज़ों से आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, नॉलेज मिली, तो ज़रूर लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। कमेंट के माध्यम से हमें सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपका कमेंट और आपका सब्सक्रिप्शन हमें एक मोटिवेशन देगा। फिर हम नई वीडियो बनाने के लिए किसी नए कंटेंट, किसी नए टॉपिक पे, किसी नए मेहमान के साथ फिर से आएंगे। आशा करता हूँ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। फिर जल्दी मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।